ऑल स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट इकोनॉमिक्स 11th के बारे में बताऊंगा। अर्थशास्त्र क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द जो है ओकोस होता है और दूसरा जो शब्द होता है नोमोस होता है। जो दोनों का संयुक्त बना हुआ शब्द होता है उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है गृहस्थ होता है या परिवार होता है या एक नियम होता है, यानी नियम से कार्य करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र ये मानव जीवन के साथ साथ इसकी उत्पत्ति हुई है, परंतु अर्थशास्त्र के जन्मदाता जो है हम एडम स्मिथ को मानते हैं। एडम स्मिथ जो है ये जन्मदाता है। एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहे जाते हैं। इनकी पुस्तक जो है वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या 1776 के पहले अर्थशास्त्र नहीं था? लेकिन था, क्योंकि आपको मालूम है कि 1776 की तमाम अर्थशास्त्री जो है गांधी, अरस्तु, प्लेटो, ये तमाम अर्थशास्त्रियों ने अपना विचार अर्थशास्त्र के बारे में दिया है, परंतु उनके विचार जो है व्यक्तिगत रूप से कड़ियों में थे। लेकिन एडम स्मिथ ने 1776 में इस परिभाषा को एक सिस्टमेटिक क्रमबद्धता रूप दिया, इसलिए इनको हम अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। इन्होंने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान माना है, धन का विज्ञान कहा है, ये धन का विज्ञान मानते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है, यानी धन के बारे में अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। उन्होंने कहा राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं उसके कारणों की खोज करना ही अर्थशास्त्र का विषय सामग्री है। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य जो है किस प्रकार से अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए समस्त सामग्री को इकट्ठा करेगा तथा उसका जो है आम जनता के लिए, आम लोगों की आवश्यकताओं के लिए कैसे उसका व्यवस्था करके आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। परंतु अर्थशास्त्र में समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन हुए और परिभाषाओं का जो लिमिट था, जो सीमाएं थी, वो सीमाएं भी बाहर हुई। समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ और परिभाषा भी चेंज कर दी गई। उन परिभाषाओं के आधार पर हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को जो है आज के परिवेश में 5 भागों में बांट देते हैं। परिभाषा को हम 5 भागों में बांटते हैं। ये परिभाषा जो है अर्थशास्त्र का 5 भागों में हम बांट देते हैं। ये 5 भागों में हम बांट जाते हैं इसको। परिभाषा, ये पहली जो परिभाषा है ये धन संबंधी परिभाषा है। ये धन केंद्रित भी कह सकते हैं, केंद्रित परिभाषा इसको कहते हैं। दूसरी परिभाषा जो है कल्याण केंद्रित है, कल्याण केंद्रित। पहला धन केंद्रित है, दूसरा कल्याण केंद्रित है। तीसरी जो परिभाषा है
सीमित साधन, सीमित साधन। चौथी जो परिभाषा है आवश्यकता विहीनता, चौथी जो परिभाषा है आवश्यकता विहीनता, आवश्यकता विहीन, आवश्यकता विहीनता इसको कहते हैं। और जो अंतिम परिभाषा है इसको हम विकास संबंधी परिभाषा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विकास संबंधी परिभाषा कहते हैं, विकास संबंधी ये परिभाषा है। अब जो है हम एक एक करके देखेंगे कि धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, सीमित साधन संबंधी परिभाषा, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा और विकास संबंधी जो परिभाषा है या विकास केंद्रित जो परिभाषा है, इसमें अंतर क्या होते हैं। तो पहला हम परिभाषा धन संबंधित को देख रहे हैं। इस परिभाषा का जो विचार दिया है ये एडम स्मिथ ने दिया है। धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया है। ये इसकी परिभाषा एडम स्मिथ द्वारा दी गई है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है, यानी इस परिभाषा में धन को विशेष महत्व दिया गया है। धन ही जीवन का आधार होता है। एडम स्मिथ ने कहा कि धन ही जीवन का आधार है। धन के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए यह धन केंद्रित मानी जाती है। इन्होंने आदमी से बड़ा धन को माना है, यानी जीवन का उद्देश्य धन कमाना है, उसको कम से कम खर्च करना है। ये परिभाषा धन संबंधी धन का विज्ञान ये निरंतर चलती रही और यह परिभाषा सैकड़ों वर्ष बाद, 100-200 वर्षों बाद, 1776 से लेकर के ये सैकड़ों वर्ष बाद जो है इस परिभाषा में बदलाव किया गया। समय के साथ साथ इसमें चेंजिंग आने लगी कि वास्तव में क्या धन ही जीवन है, धन ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें तमाम विचार आए कि वास्तव में जीवन का मेन जो उद्देश्य धन कमाना नहीं है, बल्कि उसको अधिक से अधिक खर्च करना भी है। तत्पश्चात जो है एक अर्थशास्त्री जिनका नाम जो है मार्शल, ये मार्शल ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने धन संबंधी परिभाषा का खंडन किया और कहा कि धन ही जीवन का आधार नहीं है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव जीवन से संबंधित है, परंतु वह कल्याण से संबंध रखता है, यानी मानव अपने सामाजिक जीवन में अधिक से अधिक कल्याण करना चाहता है। एडम स्मिथ ने धन को जो है जीवन का साध्य माना था, परंतु मार्शल ने अर्थशास्त्र को जीवन का साधन माना। इन्होंने कहा कि जीवन का धन जो है साध्य नहीं है बल्कि साधन है। हम धन के अभाव में भी अपने जीवन को जी सकते हैं। और तत्पश्चात धन संबंधी परिभाषा का जो प्रचलन था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा और कल्याण संबंधी परिभाषा लोगों को कंठस्थ होने लगी और ये अनुभव होने लगा कि जीवन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण होना चाहिए। परंतु ये परिभाषा भी, कल्याण संबंधी परिभाषा भी कुछ समय बाद इसमें भी ये महसूस किया गया कि कल्याण करने की भी एक सीमा होती है। हम कहाँ तक कल्याण कर सकते हैं, हमारे पास साधन सीमित हैं, उन सीमित साधनों से अधिकतम साधनों का प्रयोग संभव नहीं है। इसलिए हमारी जो मेन समस्या अर्थव्यवस्था की है, सीमित साधन यानी मिनिमम साधन और आवश्यकता क्या है, मैक्सिमम है। कम साधनों से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही एक समस्या है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस संबंध में इस परिभाषा को, सीमित साधन संबंधी परिभाषा को रॉबिन्स ने, ये रॉबिन्स ने दिया विचार। रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र कल्याण से संबंधित
बातें करना ठीक है, परंतु इस परिवेश में कि सीमित साधन है, असीमित आवश्यकता है, तो इसके बीच सामंजस्य स्थापित करना ये हमारी चुनौती है। इसलिए इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा चेंज कर दिया और कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित तो है, परंतु इसकी मेन समस्या जो है सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही अर्थशास्त्र का मेन उद्देश्य होता है। अब ये परिभाषा कल्याण समय चेंज होकर के कम साधनों से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उद्देश्य रखा गया। अब सीमित साधन की परिभाषा जो है रॉबिन्स द्वारा कई वर्षों तक चलती रही। बाद में इस परिभाषा को भी चेंज किया गया कि ये सीमित साधन एक निश्चित समय बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अगर लोगों की भावनाओं और भौतिक साधनों को उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है, अगर ये प्रवृत्तियां निरंतर चलती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों की आवश्यकता बिल्कुल पूरी नहीं हो पाएगी, साधन समाप्त हो जाएंगे। तो एक नई परिभाषा दिया जिसको जे.के. मेहता कहते हैं। ये अर्थशास्त्री जे.के. मेहता, ये जे.के. मेहता हैं। ये जे.के. मेहता जो ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सानिध्य में रहे हैं और इनके विचारों से काफी प्रभावित थे। इनका विचार बिल्कुल साधु सन्यासियों की तरह था। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है या हमारे जीवन का जो सुखों का आधार है वो संसाधनों की पूर्ति से नहीं है, बल्कि अपनी आवश्यकताओं को कम करने से ही होता है। चूंकि गांधीवादी विचार के थे, वो सादा जीवन उस विचार को रखने वाले थे, इसलिए उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा ही चेंज कर दिया। जे.के. मेहता इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, गांधी जी के संपर्क में रहते थे। इन्होंने कहा कि हमारे जीवन का जो सुख का आधार है उस साधनों की यूज करने से नहीं होता है, बल्कि हमारे अंदर जो इच्छा है, जो आवश्यकता है, अगर उसी को हम कम कर देते हैं तो हमें अंतिम संतुष्टि प्राप्ति हो जाती है। इसने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान होना चाहिए जो मनुष्य की आवश्यकताओं को कम करते हुए शून्य के बिंदु पर ले जा करके रखे। अर्थशास्त्र वह विज्ञान होना चाहिए जो मनुष्य की आवश्यकताओं को कम करते हुए शून्य के स्तर पर लाए, वही अर्थशास्त्र का मेन उद्देश्य होता है और एक्चुअली अर्थशास्त्र वही कहलाता है। ये सत्य भी है। अगर समाज के ज़्यादातर लोग ये सोच लें कि हमें किसी भी तरह का कोई आवश्यकता नहीं है तो हम संसाधनों का जो अभाव समझते हैं वो अभाव को हम ज़्यादा हद तक दूर कर सकते हैं। ये साधन, ये आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा जे.के. मेहता द्वारा दी गई, परंतु इनकी परिभाषा में भी लगा कि वास्तव में जीवन का जो उद्देश्य है ये पूरा नहीं हो पाता है। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। अब इनकी बातों से सन्यासी की प्रवृत्ति झलक रही थी, तो फिर लगा कि विकास संबंधी परिभाषा में आज के दौर में जो है हम समूचे अर्थ की बात करते हैं, समूची अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो हमें विकास की बातें सोचना चाहिए, जिसका विचार जो है सैमुअल्सन ने दिया है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दिया है। सैमुअल्सन ऐसे अर्थशास्त्री थे जो आज के परिवेश में व्यक्तिगत राष्ट्र की बात न करते हुए विश्व के समूह या वैश्विक स्तर पर जो तुलनात्मक अध्ययन है इसको आधार पर इन्होंने परिभाषा दिया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें प्रति व्यक्ति या राष्ट्र या रोजगार के चौमुखी विकास हो, वही अर्थशास्त्र उपयुक्त माना जाता है। और इस प्रकार से इसको हम आधुनिक परिभाषा के भी नाम से जाना जाता है और इस परिभाषा को हम विकास संबंधी परिभाषा कहते हैं। इसमें हम किस तरह से व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएं, किस तरह से राष्ट्रीय आय को बढ़ाएं, कैसे हम रोजगार को बढ़ाएं और किस तरह से देश का विकास करें, इस परिभाषा में दिया गया है। तो इस तरह इस समय के साथ जो अर्थशास्त्रियों का जो परिभाषा विभिन्न स्तरों में दिया गया है, ये परिस्थितियों के आधार पर दिया गया है, सुविधाओं के आधार पर ही इनको हम 5 भागों में बांट लेते हैं और इसका हम क्रमशः अध्ययन कर लेते हैं। तो आज आपके लिए प्रश्न है कि धन संबंधी परिभाषा का क्या उद्देश्य है
और आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा है, उद्धान संबंधी परिभाषा से तुलना आप करेंगे। तो इस तरह सभी परिभाषाओं का अध्ययन करके एक नोट्स बुक आप तैयार करेंगे। शेष बातें अगले वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।